नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दोस्तों, आज हम जिस खबर के बारे में बात कर रहे हैं वो प्रत्येक भारतीय के लिए एक गर्व करने वाली बात है और थोड़ा सा ये भी है कि अगर हम समझदारी ना दिखाते तो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने एक ऐसा कमाल किया है कि दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित अंतरिक्ष एजेंसी, जिसे हम नासा के नाम से जानते हैं, जो कि अमेरिका की है, और दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस कंपनी स्पेस एक्स, एलोन मस्क की कंपनी है, वो भी अमेरिका से है। उन दोनों के द्वारा एक भारी भरकम गलती की जाने वाली थी, एक ऐसी मिस्टेक जिसको जहां भी जिसके बारे में सुना जा रहा है तो कहा जा रहा है कि ऐसी गलती आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो के चीफ और हमारी जो साइंटिस्ट की जो टीम है, उसने उस गलती को होने से रोक दिया और बहुत समझदारी से काम लिया, और उसमें हमारी जो टेक्निकल समझ है, तकनीकी जो समझ है, वो हमारी सामने आई। और फिर नासा ने इस गलती को स्वीकारा और हमें एप्रिशिएट भी किया, भारत को एप्रिशिएट किया, भारत के वैज्ञानिकों को एप्रिशिएट किया कि आप अगर ये समझदारी ना दिखाते तो बड़ा हादसा हो सकता था। हादसा क्या हो सकता था, क्या कहानी है पूरी, ये हम समझेंगे। एक मिशन है एक्जियोम 4 मिशन, जो लगातार टलता आ रहा है। उसकी अभी उड़ान होनी थी 8 जून को, लेकिन उसको क्या किया, टाल दिया गया और अभी 19 जून को ये दोबारा से घोषित की गई है डेट। देखिए, इस मिशन से हमारा क्या लगाव है, हमारा क्या जुड़ाव है। हमारे एक अंतरिक्ष यात्री जो आपको दिख रहे होंगे, ये अंतरिक्ष यात्री हैं हमारे शुभांशु शुक्ला जी। ये इस एक्जियोम 4 मिशन में जाने वाले हैं और इस मिशन की तैयारी से हमारे साथ में, इस मिशन में अगर ये सफल होते हैं तो फ्यूचर में हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है गगनयान। उसमें हम पहली बार अपने रॉकेट से, अपने स्पेसक्राफ्ट से, भारत की धरती से हम अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाले हैं। और उसी की तैयारी के कारण हम अपनी जगह जगह अपने अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको अंतरिक्ष में भेजने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये मिशन विफल हो जाता तो हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस था। एक तो हमारे सीनियर साइंटिस्ट, उनकी जान जा सकती थी। दूसरा, हमारे उस मिशन, गगनयान मिशन पर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ईश्वर की कृपा है और सब कुछ अच्छा है। 19 जून को ये सफलता हो सकती है। पूरी कहानी को डिटेल से आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिए। देखिए, खबर क्या है, इसरो का कमाल, पकड़ी स्पेस एक्स की बड़ी गलती, कैसे बचाई शुभांशु शुक्ला की जान। शुभांशु शुक्ला की तो बचाई है जान, साथ में 3 और स्पेस एस्ट्रोनॉट थे, अंतरिक्ष यात्री थे, उनकी भी जान इसमें बचाई गई है। खबर क्या है समझना। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट, स्पेस एक्स आपको बता दें एलोन मस्क की क्या है, कंपनी है, स्पेस कंपनी है, और इसका एक भारी भरकम रॉकेट है जो दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है, फाल्कन 9। इस रॉकेट के माध्यम से एक स्पेस क्राफ्ट भेजा जाना था और वो स्पेस क्राफ्ट भी किसका था, एलोन मस्क का ही था। ठीक है, कंपनी इसमें एक्जियोम जो कंपनी है, एक्जियोम स्पेस, ये भी यूएसए की कंपनी है। ये इसमें पैसा लगाती है और पैसा यानी इस पूरे उस पर पैसा लगाकर फिर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजती है, तो उनसे पैसा भी भारी भरकम लेती है। तो ये इन सबका कुल मिला के प्रोग्राम यूएसए का था। नासा इसमें सहयोग करता है और इसमें आपकी एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स इसमें रॉकेट, स्पेसक्राफ्ट प्रोवाइड कराती है। एक्जियोम जो है इसको संचालित करती है। ठीक है, अब इसमें 3 अंतरिक्ष यात्री ऑलरेडी जाने थे, चौथा हमने हमारा अंतरिक्ष यात्री इसमें क्या किया, इनके साथ में ऐड किया। लेकिन हुआ क्या, उसमें प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम जो आई उसकी वजह से क्या हुआ कि इस मिशन में यानी इस मिशन को टाला गया, 19 जून को इसकी डेट दी गई। अब सुनिए, इसमें हुआ क्या कि हमारी एक टीम जो है, हमारी टीम, उस टीम को एक क्रैक दिखाई दिया। क्रैक दिखाई दिया मतलब कि लिक्विड ऑक्सीजन लाइन में खतरनाक दरार पकड़कर इसरो ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों की जान बचाई। यानी जो ये स्पेस एक्स का जो फाल्कन 9 रॉकेट था, उस रॉकेट की जो संरचना थी लिक्विड ऑक्सीजन वाली, उसमें एक क्रैक दिख रहा था। अब ये क्रैक, वैसे तो आप कहो कि भाई छोटी मोटी दरार है, छोटी मोटी दरार वहां ऐसा नहीं हो सकता, वहां भारी भरकम नुकसान हो सकता है। और इस बात को इन्होंने क्या किया, पकड़ा।
यानी ये भारतीय टीम ने, भारतीय वैज्ञानिकों की टीम ने पकड़ा। ये स्पेस एक्स या दूसरे जो वहां के यूएसए के साइंटिस्ट थे, नासा, उनकी कहीं भी उस दिमाग में नहीं था। हमारी जो टीम है उसने उसकी जांच की, उन्होंने कहा कि इसमें ये प्रॉब्लम है। ठीक है साहब, यहां पर देखिए कि ये 4 अंतरिक्ष यात्री, पहले मैं पूरी खबर को आपको डिटेल में बताता हूं, पहले समझना। ये 4 अंतरिक्ष यात्री, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ये भारत के हैं, अमेरिका के पैगी विटसन, और पोलैंड के हैं स्लावोस ओजानांस्की, और हंगरी के हैं टिबोर कपू। ये सब इसमें क्या है, जाने वाले हैं। शुभांशु शुक्ला को भेजने के लिए हमने 550 करोड़ रुपए किसको दिए हैं, एक्जियोम स्पेस को दिए हैं। सोचिए भारी भरकम रकम है। एक तो हमारे सीनियर साइंटिस्ट और ऊपर से 550 करोड़ हमने क्या किए हैं, चुकाए हैं इसके लिए। ठीक है साहब, लॉन्च से पहले हमने क्या किया, क्योंकि इसके ऑलरेडी 4 मिशन क्या हो चुके हैं, पोस्टपोन्ड हो चुके हैं, पोस्टपोन्ड हो चुके हैं, लगातार ये डेट बढ़ाते जा रहे हैं। तो 4 जब मिशन इसके पोस्टपोन्ड हो चुके हैं, तो फिर भारत हर बार क्या करता है, ये एक रूटीन वो होता है कि हमारा वहां पर क्या है, एक एस्ट्रोनॉट जा रहा है, अंतरिक्ष यात्री जा रहा है, तो हम भी इसकी पूरी क्या करेंगे, जांच करेंगे सेफ्टी वाइज कि भाई सुरक्षात्मक रूप से सही है या नहीं है, तो ही हम हरी झंडी देंगे। तो हमारी 13 सदस्य की एक टीम जो है अमेरिका गई थी। अमेरिका का एक सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है फ्लोरिडा में, जिसे कहते हैं कैनेडी स्पेस सेंटर, जहां पर रॉकेट को स्थापित किया जाता है। वो रॉकेट स्पेस क्राफ्ट को लेकर जाता है, जैसे हमारा श्रीहरिकोटा में है, श्रीहरिकोटा में जिसको हम कहते हैं SDSC, श्री धवन स्पेस सेंटर। ठीक है, हम कहां से भेजते हैं रॉकेट, कहां से छोड़ते हैं, हम श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से भेजते हैं। वैसे इनका फ्लोरिडा में है, यूएसए का कैनेडी स्पेस सेंटर, यहां से इसको लॉन्च किया जाना था। रॉकेट के पहले स्टेज में ऑक्सीडाइजर लाइन में क्रैक मिला। ये इन 13 सदस्य जो टीम थी उसने क्या किया, इसको नोटिस किया। ठीक है, लेकिन स्पेस एक्स ने क्या किया, इसको एक मामूली चीज मान लिया, मामूली चीज मान लिया, और इन्होंने कहा ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल सी टेक्निक होती है, पर्ज तकनीक बोलते हैं इसको, पर्ज टेक्निक, और उसके माध्यम से इसको सही कर देते हैं। कैसे सही, पर्ज टेक्निक क्या होती है कि वही लॉन्च पैड पर जो रॉकेट लगा हुआ है उसी में जो अनवांटेड मटेरियल है, अवांछित कोई भी पदार्थ है, उनको किसी गैस की सहायता से या फिर उसकी मरम्मत करके उसको वहीं पे सही किया जाए। लेकिन ऐसा करने वाले थे कौन, स्पेस एक्स। ये बड़ी लापरवाही कही जा सकती है। इसरो प्रमुख डॉक्टर बी नारायण ने इसे सीधे खारिज कर दिया। अब देखिए, वहां स्पेस एक्स और नासा गलती क्या कर रहे थे, वो इसरो के जो चीफ है ना डॉक्टर बी नारायण, उनको शायद हल्के में ले रहे थे। उनको पता नहीं था कि ये शख्स जो है डॉक्टर बी नारायण किस बला का नाम है। ये क्रायोजेनिक टेक्निक या फिर इस जो लॉन्चिंग टेक्निक होती है प्रक्षेपण यान की, लॉन्च व्हीकल्स जो होते हैं, इनके बारे में कितना जानते हैं, उनके बारे में क्या जानते हैं, कितनी नॉलेज है, आज आपको बताएंगे। आपको गर्व होगा भारत के वैज्ञानिकों पर। ठीक है, अब समझिए, तो इन्होंने मना कर दिया, जोर देकर कहा कि नहीं साहब, पहले पूरा जो लीक हुआ है, जो पूरी इसमें क्रैक हुआ है, और लीकेज की समस्या हो सकती है, क्रैक की जो समस्या है उसको पूरी तरह से क्या कीजिए, आप सही कीजिए, और तभी ये इस मिशन को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, अब होता क्या है दोस्तों, समझना कि अगर मान लीजिए जो रॉकेट होता है, उस रॉकेट में ये कह रहे हैं कि लिक्विड ऑक्सीजन में का जो चैम्बर था उसमें कहीं ना कहीं दरार थी, लिक्विड ऑक्सीजन भरी हुई होती है, ये ऑक्सीडाइजर होता है। देखिए, मैं आगे भी सारी चीजें पूरी डिटेल में समझाऊंगा, पहले आप समझ लो, किसी भी रॉकेट में 2 चीजें होती है प्रोपल्सर। रॉकेट के अलग अलग चरण होते हैं, उन सब चरणों में क्या लगा रहता है, इंजन लगा रहता है। इंजन के लिए 2 चीजें होती है, एक तो फ्यूल और एक होता है ऑक्सीडाइजर। फ्यूल जो है वो तो क्या होता है, उसका दहन होता है, यानी वो जलता है। ऑक्सीडाइजर उसको जलाने में मदद करता है। ऑक्सीडाइजर जलाने में, जैसे आपके जो गाड़ी है, गाड़ियों में पेट्रोल भरवाते हैं, लेकिन पेट्रोल जलती कैसे, आपको ये शायद ना पता हो। पेट्रोल जलती है, वायु में जो उपस्थित ऑक्सीजन है वो अंदर प्रवेश करती है, और उस ऑक्सीडाइजर की सहायता से पेट्रोल क्या होती है, जलती है। तो पृथ्वी पर तो ऑक्सीजन खूब है, अंतरिक्ष में ऑक्सीजन है नहीं वहां पर, तो वहां पर ऑक्सीडाइजर भर के भेजते हैं हम ऑलरेडी। ठीक है साहब, तो ये जो फ्यूल है ऑक्सीडाइजर से जलाया जाता है। दुनिया का सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजर ऑक्सीजन गैस को माना गया है, यानी ऑक्सीजन गैस दहन में क्या होती है, सहायक होती है। ऑक्सीजन को डायरेक्ट तो हम यूज नहीं करते, इसको कंपाउंड फॉर्म में काम में लेते हैं, जैसे कि N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, ये ऑक्सीकारक के रूप में काम में ले लिया। तो ये ऑक्सीजन जो होती है इसमें ऑक्सीकारक के रूप में काम करती है, तो ये बहुत ज्यादा क्या होती है,
ज्वलनशील होती है, इसका दहन बहुत तेजी से होता है, इसकी उपस्थिति में ईंधन बहुत तेजी से जलता है। अगर मान लो कहीं भी लीक होगा, कहीं क्रैक होगा, तो उसमें क्या हो सकती है, उस लीक का पता नहीं लगे और क्रैक हो जाए तो वहां तुरंत इतनी भयंकर आग लगेगी कि इतना ज्यादा टेम्परेचर क्रिएट होगा कि पूरा रॉकेट, स्पेसक्राफ्ट कहां गए पता ही नहीं लगेगा, और फिर वो पूरा ही मिशन जलकर क्या हो जाएगा, खाक हो जाएगा। तो इतनी बड़ी गलती को आसानी से लेने वाले थे, लाइट ले रहे थे कौन, नासा वाले, स्पेस एक्स वाले। लेकिन नवीन नारायण साहब ने क्या किया, मना किया। अब इस चीज को यहां पर समझना, एक्चुअल में होता क्या है कि जो समस्या पाई गई वो कौन सी इसमें पाई गई, क्रायोजेनिक टेक्निक वाले जो इंजन थे उनमें पाई गई। क्रायोजेनिक इंजन जो होते हैं उसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें लिक्विड हाइड्रोजन को भरा जाता है ईंधन के रूप में, और लिक्विड ऑक्सीजन को भरा जाता है ऑक्सीकारक के रूप में। ईंधन ये दुनिया का सबसे बेस्ट माना गया है लिक्विड हाइड्रोजन, और ये जो है LOX ये क्या माना गया है, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजर माना जाता है। हाइड्रोजन गैस अवस्था में पाई जाती है प्रकृति में, इसको लिक्विड अवस्था में लाने के लिए -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाया जाता है और फिर चैम्बर में भरकर भेजा जाता है। ऐसे ही ऑक्सीजन -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर भरी जाती है। समझिए बात, इसलिए ये तकनीक बहुत ज्यादा टफ मानी जाती है, क्योंकि आप सोचिए कि नॉर्मल रूप से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में है, अब उसको किस में ला रहे हैं, लिक्विड स्टेट में लाना है, द्रव अवस्था में, तो तापमान क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा, -253। दुनिया का सबसे कम तापमान माना गया है -273, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ये परम शून्य ताप कहलाता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इसके आसपास जाकर ये किस में आती है, द्रव अवस्था में। तो इनको क्या किया गया, भरा गया। ठीक है साहब, अब सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं, थोड़ा टेक्निकल ज्यादा हो गया, कि इसमें क्या भरी हुई थी, ऑक्सीजन भरी हुई थी। ऑक्सीजन वाले चैम्बर में क्रैक इनको दिखा, तो इन्होंने कहा कि साहब इसको क्या करो, आप तुरंत पकड़ो, इसको सही करो। अब ये जो क्रैक है ना, ये भी बता दें आपको कि ये क्रैक सामान्य टेम्परेचर पर पता नहीं चलते हैं, या तो बहुत कम तापमान हो या बहुत ज्यादा तापमान हो, उस समय इस क्रैक का पता लगता है। क्योंकि बहुत कम तापमान और बहुत ज्यादा तापमान पर ये जो क्रैक है इनका आकार बढ़ सकता है। क्रैक का आकार बढ़ेगा तो उस समय लीकेज क्या होगा, तेजी से होगा, और तेजी से होगा तो इस इंजन में क्या लग सकती है, आग या विस्फोट हो सकता है। ठीक है, और दूसरी बात, जब नासा और स्पेस एक्स को हमने फोर्स किया कि इसको ढंग से चेक करो, तो फिर उसमें LOX वाला जो सिस्टम था उसके एक्चुएटर में और कंट्रोलर में भी क्या पाई गई, खराबी पाई गई। सोचिए, एक नहीं कई सारी खराबियां थी। फिर दूसरी बात, इसरो ने इस पर क्या हुआ, इसरो पहले इन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, इन सिट्यू रिपेयर्स कर देते हैं। मतलब क्या हुआ कि जहां पर रॉकेट रखा हुआ है वहीं पर हम इसकी क्या कर देते हैं, मरम्मत कर देते हैं कि नहीं साहब आप पूरी तरह से सेफ्टी वाइज इसको ढंग से सही करो। तो फिर जाकर नासा जो है और स्पेस एक्स जो है उसकी बात समझ में आई कि भाई ये मामला यहां पर हमें सही करना चाहिए, और हमने भी ये कह दिया। लास्ट तक हमारी ये जो है, हमने यहां तक धमकी दे दी कि अगर आप इसको ढंग से नहीं करोगे तो हमारे जो एस्ट्रोनॉट हैं शुभांशु शुक्ला जी, उनको हम क्या करेंगे, वापस ले लेंगे, मिशन को यहीं पे हम रोक देंगे। अब 550 करोड़ रुपए की बात आ गई, 550 करोड़ रुपए की बात आ गई, और फिर उनके भी तो अंतरिक्ष यात्री थे, उनको समझने में देर लगी। ऐसा तो वो भी नहीं चाहते होंगे कि वो मिशन क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, और वो अंतरिक्ष यात्री वहां पर क्या हो, मर जाएं या कुछ भी ऐसा हो जाए, ऐसा थोड़ी चाहते होंगे। लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी बात, फिर जब हमने उन पर फोर्स किया तो उनके दिमाग में बैठी। ठीक है साहब, फिर इसकी क्या की हुई, रिपेयरिंग की गई, सारी सेफ्टी जो चेक, जो कंडीशंस है उनको चेक किया गया, उनको दुरुस्त किया गया, और अब ये मिशन जो है आगे जाकर 19 जून को क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा। यानी जितने भी कारण थे, हार्डवेयर सिस्टम वगैरह सब कुछ क्या किया गया, इसका रिप्लेस किया गया, इनको सही किया गया। ठीक है, ये आपके सामने ये 4 अंतरिक्ष यात्री हैं, जिनमें हमारे शुभांशु शुक्ला जी ये हैं, और बाकी की एक लेडी हैं और 2 और अंतरिक्ष यात्री हैं। अब सुनिए, इस पर हमारे जो वो हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने भी ये कहा है कि भाई आपको एक्यूरेसी जो है, परिशुद्धता, सुरक्षा को लेकर इस पर तो ध्यान देना ही चाहिए कम से कम। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसको आगे भेजा जाए। और ये मिशन वैसे भी इसलिए थोड़ा सा उसमें आ गया कि ये 4 बार क्या हो चुका है, टल चुका है, अब 5वीं बार है। 5वीं बार 19 जून को जाएगा। 19 जून को अगर ये नहीं गया ना, तो फिर ये अगली डेट कब मिलेगी, इसका बड़ा मुश्किल काम है। चलिए, यहां सारी चीज जो हुई, ये पूरी प्रक्रिया जो हुई, इसमें जो इसरो के चीफ हैं डॉक्टर बी नारायण साहब, ये चर्चा में आ गए।
कैसे चर्चा में आगे समझना। डॉक्टर बी नारायण जो है इनकी कहानी आपको समझाते हैं क्या है, क्या सिस्टम है। इससे पहले आपको क्रायोजेनिक इंजन की एक इंटरेस्टिंग कहानी भारत की जो है वो समझना। दोस्तों ये क्रायोजेनिक इंजन भारी भरकम आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आज देखिए मैं आपको बता दूं कि क्रायोजेनिक इंजन सबसे शक्तिशाली, इनसे भी ज्यादा शक्तिशाली इंजन होते हैं रामजेट इंजन, और फिर इनसे भी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं स्क्रैमजेट इंजन, ठीक है। स्क्रैमजेट इंजन ये रॉकेट मिसाइल इन सब के अंदर लगाए जाते हैं, जैसे कि रामजेट इंजन भारत की ब्रह्मोस मिसाइल में लगाया गया है, ठीक है। शुरुआत होती है यहां से। क्रायोजेनिक इंजन अपने आप में बहुत टफ तकनीक है, लिक्विड हाइड्रोजन लिक्विड ऑक्सीजन, पहले इन दोनों ही पदार्थों को गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में लाना, फिर चैम्बर में रखना, फिर उतने कम तापमान को मेंटेन करके रखना, और फिर ये जलते हैं तो इस इंजन के अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर क्रिएट होता है। टेम्परेचर कितना जा सकता है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। अब इतने तापमान को कौन कैसे झेल सकता है, कोई मटेरियल ही नहीं बना दुनिया में, तो इसके चारों ओर फिर कूलिंग सिस्टम लगाया जाता है। अब कूलिंग सिस्टम जो इसको ठंडा करता रहता है, यानी इस टेम्परेचर को बढ़ने ही नहीं देता, 3500 तक मतलब पहुंच जाएगा, अगर कूलिंग सिस्टम ना हो तो वहां तक पहुंचने नहीं दिया जाता, ठीक है। तो अब इस कूलिंग सिस्टम में कोई दिक्कत हो गई तो सोचिए पूरा चैम्बर जो है, पूरा मिशन जो है नष्ट हो जाएगा। तो ये बहुत टफ तकनीक है। इस टफ तकनीक को इस दुनिया में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं किस देश ने बनाया। सबसे पहले अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। कब किया गया? 1963 में, ठीक है साहब। उस समय हमारे अमेरिका से संबंध बहुत ज्यादा खराब थे, पाकिस्तान के बहुत ज्यादा अच्छे थे। अमेरिका और रूस के बीच में शीत युद्ध भी चल रहा था, साथ में स्पेस वॉर भी चल रहा था, यानी अंतरिक्ष युद्ध भी चल रहा था, अंतरिक्ष की दौड़ चल रही थी। दोनों ही तकनीकी रूप से एक दूसरे को साबित करना चाहते थे। भारत किस गुट में आ गया था? धीरे धीरे सोवियत संघ रूस के साथ आ गया था। पहले रूस को सोवियत संघ रूस कहा जाता था, ठीक है साहब। तो अमेरिका ने जब ये टेक्निक बनाई तो हमें इससे तो कोई उम्मीद थी नहीं। अमेरिका ने ये टेक्निक ट्रांसफर की जापान को, और जापान ने 1977 में दुनिया का दूसरा देश बना और क्रायोजेनिक इंजन बना लिया जापान के द्वारा। जापान से हमारे अच्छे संबंध थे। फिर ये टेक्निक कहां पे गई? 1979 में फ्रांस और अमेरिका ने दोनों को ही सहयोग किया था। 1979 में जब फ्रांस ने बनाई, 77 में जापान ने बनाई, तो हमें थोड़ी बहुत उम्मीद इनसे थी। लेकिन जब उनका आका वहां पर उनको जो दे रहा है वो कौन है? अमेरिका, और वो हमारे खिलाफ है, तो हमें नहीं मिलने वाली थी, ठीक है। 1984 में चाइना ने इस तकनीक को विकसित किया। भारत के लिए ये बहुत बड़ा क्या था? सदमा था कि चाइना अगर इस तकनीक को विकसित कर रहा है, इसका मतलब स्पेस में बहुत जल्दी तरक्की करेगा। दूसरी बात, बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती हैं, उनमें इसका उपयोग कर सकता है, ठीक है। हम इंतजार कर रहे थे किसका? सोवियत संघ रूस का। सोवियत संघ रूस प्रयास सबसे पहले इसी ने शुरू किया था 1960 में, लेकिन इसका कब बना? 1987 में। 1987 में सोवियत संघ रूस ने जब अपना क्रायोजेनिक इंजन बनाया, ये दुनिया का 5वां देश बना। वैसे पहला बनना चाहिए था, सबसे पहले प्रयास इसी ने किए थे। जैसे ही क्रायोजेनिक इंजन की घोषणा की, इसने सामने देखा कि भारत खड़ा है। भारत ने कहा, भारत ने अपनी दोस्ती याद दिलाई कि आप हमारे सबसे अच्छे मित्र हो और ये क्रायोजेनिक इंजन हमें भी चाहिए। रूस ने क्रायोजेनिक इंजन तकनीक तक देने का हमसे वादा किया कि आपको क्रायोजेनिक टेक्निक ट्रांसफर करेंगे, इंजन ही नहीं टेक्निक भी आपको ट्रांसफर करेंगे, ठीक है साहब। लेकिन अमेरिका ने एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक संधि है जिसको कहते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम के अंतर्गत बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रायोजेनिक तकनीक वगैरह, परमाणु हथियारों को ले जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स, इनका निर्माण करना, इनकी तकनीक ट्रांसफर करना क्या है? प्रतिबंधित है। भारत एमटीसीआर का उस समय सदस्य भी नहीं था, तो हमें कोई छूट नहीं मिलने वाली थी। अमेरिका ने भारत और सोवियत संघ रूस दोनों को ब्लैकलिस्ट करवा दिया कि अगर रूस इस तकनीक को ट्रांसफर करेगा तो भारत बैलिस्टिक मिसाइल्स में इसका निर्माण उपयोग करेगा, और स्पेस टेक्नोलॉजी का तो ये बहाना ले रहा है। तो इस तरीके से रूस 1991 में टूट भी चुका था, 15 देशों में टूट गया था, तो रूस दबाव में आ गया, तकनीकी हमें ट्रांसफर हुई नहीं। तो रूस ने कहा कि भाई मैं अंतरराष्ट्रीय दबाव के हिसाब से आपको तकनीक तो ट्रांसफर नहीं कर सकता, लेकिन आपको मैं इंजन दे दूंगा। तो 7 क्रायोजेनिक इंजन हमें ट्रांसफर किए गए।
कितने? 7 क्रायोजेनिक इंजन। चलिए अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पहले एक बार सुनना दोस्तों, ये पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 3 ऑर्बिट यहां पे दिखाई हुई हैं। पहली जो सबसे नीचे ऑर्बिट होती है जिसको कहते हैं हम नियर अर्थ ऑर्बिट, सॉरी लो अर्थ ऑर्बिट, नियर अर्थ ऑर्बिट भी होती है, वो एक्सपेरिमेंटल, वो यहां पे दिखाई नहीं है। लो अर्थ ऑर्बिट जो होती है ये 100 किलोमीटर से 1500-2000 किलोमीटर तक इसमें सैटेलाइट छोड़े जाते हैं और ये सैटेलाइट पृथ्वी के ध्रुवों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इसमें होते हैं, इनको कहते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। फिर यहाँ पर दूसरा देखिए ये वाली, इसमें एमईओ होता है। एमईओ में जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं वो नेविगेशन के सैटेलाइट होते हैं और इसमें भेजे जाते हैं संचार उपग्रह, जो कि कितनी ऊंचाई पर होती है ये आप यहां तक देख लीजिए। सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर पर है, इधर देखोगे तो ये 36,000 किलोमीटर लिखा हुआ है। ठीक है, अब इन सैटेलाइट्स को भेजने के लिए चाहिए रॉकेट। भारत ने पहला रॉकेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में बनाया था, उसकी बाद में बात करेंगे। भारत के पास वर्तमान में 2 रॉकेट हैं, एक तो पीएसएलवी, ये 4 स्टेज वाला रॉकेट है। इसमें लिक्विड फ्यूल भरा जाता है और ऑक्सीडाइजर भरा जाता है। ये यहां पर सैटेलाइट छोड़ता है एलईओ में। अगर आपको 36,000 किलोमीटर पर सैटेलाइट भेजना है, 20,200 किलोमीटर पर भेजना है, तो जीएसएलवी रॉकेट आपको बनाना होगा और ये भारत में बनाया। इसी रॉकेट में जीएसएलवी, जो कि 3 चरणों वाला रॉकेट है, इसकी संरचना को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। हालांकि इसमें 3 चरण है, पीएसएलवी में 4 है, लेकिन बड़ा ये है, शक्तिशाली ये है। इसमें क्या लगा है? क्रायोजेनिक इंजन, इसलिए शक्तिशाली है। इसके पहले चरण में ठोस ईंधन, दूसरे में लिक्विड यानी द्रव ईंधन और तीसरे चरण में क्या लगाया गया? क्रायोजेनिक इंजन। दूसरे चरण में विकास इंजन है, इस विकास इंजन का नाम याद रखना आप। क्रायोजेनिक इंजन के कारण ये शक्तिशाली बन जाता है। लेकिन ये क्रायोजेनिक इंजन मिला कैसे? सबसे पहले हमारे पास तो तकनीक थी नहीं, रूस ने हमें क्या किया? इस 7 क्रायोजेनिक इंजन दिए। इन 7 क्रायोजेनिक इंजनों को लेकर भारत ने अपने क्रायोजेनिक इंजन का निर्माण शुरू किया और साथ में इनका उपयोग शुरू किया। अपने क्रायोजेनिक इंजन का निर्माण कैसे शुरू हुआ? बड़ी रोचक कहानी, समझना। देखिए, सबसे पहले रॉकेट के लिए सॉलिड फ्यूल इंजन बनाए गए। सॉलिड फ्यूल इंजन से भारत का पहला रॉकेट डेवलप हुआ जिसका नाम है SLV-3 और वो बनाया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 1979 में। 1979 में भारत ने पहला रॉकेट बनाया SLV-3 और डॉक्टर कलाम साहब के निर्देशन में ये बना। ये ठोस ईंधन पर आधारित इंजन था। इससे अच्छा इंजन होता है जो लिक्विड फ्यूल का उपयोग करता है और ये है भारत के पास विकास इंजन। और इन सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन में लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन का उपयोग होता है। इन दोनों ही इंजन को, जैसे कि ये विकास इंजन, इस समय पीएसएलवी जो हमारा रॉकेट है, दुनिया के सबसे सफल रॉकेट में से एक है, उसकी धुरी है विकास इंजन, और फिर ये क्रायोजेनिक इंजन। इन दोनों को ही डेवलप करने वाला व्यक्ति आपके सामने है। ये जो व्यक्ति है ना, इनको कहते हैं प्रोफेसर नम्बी नारायणन। ये भारत के सीनियर साइंटिस्ट, इसरो के सीनियर साइंटिस्ट। इनकी कहानी जो है अगर आपको सुननी है तो एक मूवी इन पर बनी है जिसका नाम है रॉकेट्री द नम्बी इफेक्ट। देखना आप इसको, बहुत शानदार मूवी बताई गई है। ये जो व्यक्ति हैं, एक तरफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनको सम्मान उतना ही मिलना चाहिए था जितना कलाम साहब को मिला, लेकिन इनके साथ ट्रेजेडी हुई, भारत में ट्रेजेडी हुई और भारत सरकार इस चीज को समझ नहीं पाई। कैसे नहीं समझ पाई, समझना। ये व्यक्ति जो है, इधर कलाम साहब लग रहे हैं सॉलिड फ्यूल बेस्ड रॉकेट इंजन बनाने के लिए। नवी नारायण जो है, इन्होंने कहा कि आप सॉलिड फ्यूल बेस्ड इंजन को बनाइए, मैं इधर लिक्विड फ्यूल इंजन को बनाने पर क्या करता हूं, आगे बढ़ता हूं। उस समय अध्यक्ष थे डॉक्टर सतीश धवन साहब, क्योंकि विक्रम साराभाई जो हैं पहले अध्यक्ष, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। सतीश धवन साहब जो हैं उस समय अध्यक्ष थे। सतीश धवन साहब ने और कलाम साहब जो हैं वो इस और कह रहे थे कि पहले सॉलिड फ्यूल वाला कंप्लीट हो जाए तो हम लिक्विड पे लगेंगे, लेकिन नवी नारायण ने कहा नहीं, आप अगर ऐसा करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, पहले हमें क्या करना है, दो अलग अलग हम क्या करते हैं, चरणों में बांटते काम को, आप ये कीजिए मैं ये करता हूं। और बाकायदा इन्होंने क्या किया, फ्रांस के साथ विकास इंजन का निर्माण किया सफलतापूर्वक। ये विकास इंजन दोस्तों, पीएसएलवी जो है हमारा रॉकेट, इसकी अभी तक लगभग 63 उड़ानें हुई हैं, जिनमें से 2 या 3 विफल रही हैं। लेकिन कहते हैं कि पीएसएलवी इतना कम विफल हुआ है, सोचिए 63 उड़ानों में से मात्र 3 बार।
और उसमें भी विकास इंजन कभी फेल नहीं हुआ। ये विकास इंजन नवी नारायण की क्या थी, देन थी। जैसे ही इन्होंने क्या किया, विकास इंजन को बना लिया, ये अगले प्रोजेक्ट पे लग गए, और वो कौन सा था, क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन को बनाने के लिए रूस पहुंच गए और रूस से पूरी सहायता ली, टेक्निक पर बात की इन्होंने, खुद के पास में पूरा प्रोटोटाइप इसका सब कुछ तैयार था, और ये क्रायोजेनिक इंजन बनाने ही वाले थे। अमेरिका को भनक लग गई कि अगले 2-3 साल में भारत क्रायोजेनिक इंजन बना लेगा। अमेरिका ने MTCR जो मैंने अभी बताई थी, इस संधि के तहत भारत को रोकने की कोशिश की। रूस दबाव में आ गया, क्योंकि रूस का क्या हो चुका था, बंटवारा हो चुका था, रूस बट गया था 15 देशों में, और इस तरीके से भारत के क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट को क्या लगी, बहुत बड़ी चोट पहुंची। ठीक है, कैसे रोका क्रायोजेनिक इंजन की प्रोजेक्ट को, नवी नारायण साहब को कैसे इन्होंने रोका, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर नवी नारायण जो है, इनके साथ एक और वैज्ञानिक थे, शशि कुमार साहब। शशि कुमार साहब इनके साथ में क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। ये भी इस प्रोजेक्ट में पूरी तन्मयता से लगे हुए थे। इन दोनों ही वैज्ञानिकों को, प्रोफेसर नवी नारायण जो कि प्रोजेक्ट हेड थे उस समय क्रायोजेनिक के, उसमें लगे हुए थे, उन्होंने नींव रखी, और शशि कुमार जी, इन दोनों को बाकायदा एक साजिश के तहत, अमेरिका की उसमें पूरी चाल थी, केरल गवर्नमेंट को उसमें इन्फ्लुएंस में लिया गया, और इन दोनों पर आरोप लगाए गए, झूठे आरोप लगाए गए, और इन दोनों को ही क्या किया, सजा दी गई। सजा दी गई, उनको प्रोजेक्ट से हटा दिया गया, और बाकायदा इनका कैरियर रोक दिया गया। इसको केंद्र सरकार भी उस समय नहीं समझ पाई, इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। नवी नारायण को भारत का बच्चा बच्चा कोई नहीं जानता था। लेकिन 2019 में जो अभी मोदी सरकार है, मोदी सरकार में इनको वापस से क्या किया गया, ध्यान में लाया गया, और इनको बाकायदा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका जितना लॉस हुआ है, कॉमर्शियल लॉस, उस सब की भरपाई की गई, और गलती मानी गई कि ये हमसे क्या हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, और इसीलिए रॉकेटरी जो मूवी बनी है वो इन्हीं के ऊपर बनाई गई है। समझिए बात। तो क्रायोजेनिक इंजन की नींव किसने रखी, प्रोफेसर नवी नारायण और शशि कुमार जी ने, लेकिन बना नहीं पाए। उसके बाद क्रायोजेनिक इंजन को बनाने का निर्णय 1996 से 2003 के बीच में लिया गया, और फिर इसमें एंट्री होती है हमारे जो वर्तमान चीफ हैं, इसरो के चीफ नवी नारायण साहब। उस समय ये लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के साइंटिस्ट थे। इनको ये इस टीम में काम कर रहे थे जो क्रायोजेनिक इंजन बनाने जा रही थी। ठीक है, ये एक रॉकेट हमारा जो GSLV, जिसकी हमारा स्वदेशी रॉकेट है, इसमें क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग होता है। इस टीम के द्वारा क्रायोजेनिक इंजन को डेवलप किया गया। 2010 में इसका परीक्षण किया गया। ये रॉकेट था GSLV D3, लेकिन ये फेल हो गया। बी नारायण साहब जो है, इन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम गलतियों से सीखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और फिर 2014 में GSLV D5 रॉकेट के माध्यम से नवी नारायण जो है उस समय प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, इसके हेड थे, और इन्हीं के निर्देशन में ये क्या हुआ, सफल रहा। भारत का क्रायोजेनिक इंजन बना। भारत दुनिया का 6वां देश बना क्रायोजेनिक इंजन बनाने वाला। तो जब नासा की जो ये कहानी पूरी हुई है, घटित हुई है, स्पेस एक्स और नासा की, तो अब यहाँ पर प्रोफेसर नवी नारायण जो हैं, डॉक्टर बी नारायण जो हैं, वर्तमान में जो इसरो के चीफ हैं, अब इनके बारे में उनको समझ में आ गया होगा कि हम किस महारथी से अड़ रहे थे। इनकी जो नॉलेज है वो वास्तव में बहुत क्या है, प्रगाढ़ है, क्रायोजेनिक इंजन के ज्ञाता हैं ये। तो इस तरीके से भारत ने क्रायोजेनिक इंजन तकनीक विकसित की। फिर हमने इस क्रायोजेनिक तकनीक को अपने अलग अलग रॉकेट, GSLV Mark 3, LMB 3 जिसको हम कहते हैं, सबसे भारी रॉकेट है हमारा, इन सब में उपयोग किया है। क्रायोजेनिक इंजन का 7.5 फिर 20 वर्जन, 7.5 वर्जन, फिर 20 वर्जन, और वर्तमान में जो है क्रायोजेनिक C25 यानी 25 टन का जो इंजन है, 25 टन की अपर स्टेज जो है, उसमें इसका क्या किया गया, सफल उपयोग करके हम इसका उपयोग करने लगा था। वर्तमान में साहब बी नारायण साहब जो हैं, पहले डायरेक्टर LPSC के भी रहे हुए हैं, और इसरो के वर्तमान में क्या हैं, चेयरमैन हैं। चलिए, ये कहानी पूरी है। एक्जियोम 4 मिशन क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। एक्जियोम 4 मिशन, इसमें स्पेस एक्स कंपनी जो है, इसका एक स्पेस क्राफ्ट है जिसका नाम क्या है, स्पेस क्राफ्ट का ये क्रू ड्रैगन के नाम से है, और ये इसी का रॉकेट है जिसका नाम क्या है, फाल्कन 9। ये कंपनी है एक्जियोम स्पेस, ये इसका संचालन कर रही है। और ये एक तरीके से जैसे स्पेस में जो पर्यटन
कराते हैं ना, पर्यटन के लिए भेजते हैं, उसी प्रकार से ये काम करती है। तो इसमें 3 अंतरिक्ष यात्री पहले से लिस्टेड थे, चौथे हमारे शुभांशु शुक्ला जी को हमने इसमें लिस्ट में डाला, लेकिन अभी तक ये मिशन पूरा नहीं हुआ है। 19 जून को ये मिशन पूरा होने वाला है। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको समझ में आया होगा, चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और भारत के वैज्ञानिकों के बारे में मैं सभी भारतीयों से कहूंगा कि हमें हल्के में ना लें। देखिए कई बार हम वीडियो डालते हैं, कमेंट जब आते हैं ना, कई बार दुख होता है कि लोगों को पता नहीं है कि भारत की तकनीक किस स्तर पर किस वैज्ञानिकों ने कहां कहां कितना बड़ा योगदान दिया है। लेकिन कमेंट कैसे लिखते हैं कि यार अभी तो हमारा ये तो हुआ नहीं है, हम तो आगे की बात कर रहे हैं। अरे भाई, आज जो बात करेंगे ना, जो हम आज सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, अगर सोचिए, बात बताता हूं आपको, 1947 में देश आजाद हुआ। 1947 में देश आजाद हुआ, उस समय भारत के एक वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई जाकर नेहरू जी से मिलते हैं कि हमें स्पेस प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। सोचिए 1947 में देश भुखमरी से निपट रहा है, भुखमरी फैली हुई है, देश में लड़ाइयां चल रही हैं, दंगे चल रहे हैं। उसी साल भारत का एक वैज्ञानिक, बिल्कुल नौजवान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई पंडित नेहरू जी से जाके कहते हैं कि हमें स्पेस प्रोग्राम की नींव रखनी चाहिए। नेहरू जी ने कहा कि यार अभी तो स्पेस प्रोग्राम पूरी दुनिया में कहीं से शुरू नहीं हुआ, कहीं शुरू नहीं हुआ था। ध्यान रखिए, दुनिया का पहला सैटेलाइट भेजा गया 1957 में, किसके द्वारा? सोवियत संघ, रूस के द्वारा। और वो व्यक्ति 10 साल पहले ये कह रहा है, क्योंकि वो पढ़ के आया था कहां पर, ब्रिटेन में। वो पढ़ के आए थे, फिजिक्स के पूरा ज्ञान था, उनको पता था कि आने वाले समय में स्पेस टेक्नोलॉजी क्या होने वाली है। तो आज जब नींव रखी जाती है ना, तो उसके रिजल्ट भविष्य में आते हैं। नेहरू जी ने यही कहा था कि आज स्पेस टेक्नोलॉजी से हमें क्या मिलेगा, आप हथियार बनाओ, डिफेंस टेक्नोलॉजी में काम करो, तो हो सकता है हमें कुछ रिजल्ट मिले। उन्होंने कहा आज आप नींव रखोगे ना, डिफेंस में काम करने वाले दूसरे वैज्ञानिक है, मैं स्पेस में काम कर रहा हूं। और बाकायदा 1947 में ही विक्रम साराभाई ने PRL की स्थापना कर दी थी, फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद में। आज ये भारत की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। यहीं पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च करना शुरू किया, और फिर विक्रम साराभाई के ही निर्देशन में इसरो का गठन हुआ, और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहलाए। तो दोस्तों, आज जो हम चीजें सोच रहे हैं ना, आज जैसे मान लो हमने निर्णय लिया हम एमका बनाएंगे, 2030 में आएगा जब आएगा, लेकिन हमारी सोच तो चल रही है, उसके अकॉर्डिंग हम काम तो करने की सोच रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, अच्छी जानकारी के साथ अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।